चलो, हाँ भाई जरा देखो। अ, ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपन क्या करते हैं वही कल की तरह से। अपन को पता है ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब या तो ये पार्ट जीरो के इक्वल हो या ये पार्ट, क्योंकि दो पार्ट का अगर गुणनफल जीरो है तो उसमें से कम एक को तो जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब 4 पाई 1/2 पाई के टी की पावर 3/2, ये तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब या ये जो पार्ट है e की पावर माइनस ई अपॉन के टी टू की पावर 1/2 इंटू 1/2 e की पावर माइनस के 1/2 माइनस 2 e की पावर 1/2 1/के टी e की पावर माइनस ई अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो जरा इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करो, e की पावर माइनस ई अपॉन के टी। अच्छा, e की पावर माइनस ई अपॉन के टी तो यहाँ से हटा दो, इसको जरा ऐसे कर लो, बराबर जीरो है तो e की पावर माइनस ई अपॉन के टी टू की पावर 1/2 इंटू 1/2 ई की पावर माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 2 ई की पावर 1/2 1/के टी ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। हाँ, ये कैंसल, और आपके पास 2 की पावर 1/2 है, इसमें से 2 की पावर 1/2 कैंसिल, तो आपके पास इधर तो क्या बचा, इधर बचा आपके पास e की पावर 1/2। चलो जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये तो हो गया 1/2 के टी, और ये हो जाएगा e की पावर 1/2 पहले से ही है, एक e की पावर 1/2 और जाएगा तो e बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई e इक्वल टू हाफ के टी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ई मैक्सिमम है, अधिकतम प्रायिक ऊर्जा है। ठीक है, और ये जो अधिक ई एम है, ई मैक्सिमम मत लिखो, ई मैक्सिमम अलग चीज होती है, ई इक्वल टू ई एम मीन्स मोस्ट प्रोबेबल है। चलो, तो ई एम का वैल्यू प्रोपोर्शनल हो गया टी के, और इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे अपन इसका मतलब जो अधिकतम प्रायिक ऊर्जा होती है वो ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, अपने पास अभी एफ ई का वैल्यू और था। देखो जरा, चूंकि एफ ई डी ई इक्वल टू था 4 पाई 1/2 के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी टू ई की पावर 1/2 टी, यही वैल्यू था ना अपने पास। चलो अपन क्या करते हैं, अपन ने ये माना था कि प्रायिकता का मान अधिकतम है, तो अपन एफ ही मैक्सिमम का मान निकाल देते हैं, इसलिए एफ ही मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 पाई 1/2 के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ई अपॉन के टी, और ये सारे के सारे वैल्यू एम के हैं, कि उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं जरा, देखो आओ इधर, वैल्यू रख लो जरा ई एम के, इसलिए एफ ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, एक मिनट रुको,
Fe maximum is equal to 4 pi 1/2 pi kT की पावर 3/2 इंटू e की पावर माइनस em अपॉन kT। em की जगह वैल्यू रख देते हैं अपन। वैल्यू क्या है 1/2 kT। चलो 2 ये क्या है वैल्यू 1/2 kT की पावर 1/2। काम चल जाएगा। देखो जरा ये तो कैंसिल हो गया, ये तो हो गया e की पावर माइनस के 1/2। एफ ई मैक्सिमम का वैल्यू हो गया। अच्छा देखो 4 पाई 1/2 पाई की पावर 3/2 लिख लेते हैं इंटू 1/, kT की पावर 3/2 e की पावर माइनस के 1/2 और इससे ये कैंसल और ये आ जाएगा kT की पावर 1/2। जरा देखो ये सारे टर्म तो पाई का वैल्यू होता ही है, ई के बाई ई का खुद का वैल्यू होता ही है, ठीक है। ये तो डिजिट है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। kT की पावर 3/2 है, kT की पावर 1/2 है, तो आपके पास क्या बचेगा kT बचेगा। इसका मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ ई मैक्सिमम जो प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, क्योंकि kT बचा है ना अपने पास। k खुद में कांस्टेंट है 4 पाई, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, e खुद में कांस्टेंट है, इसलिए अपन ने कांस्टेंट टर्म के साथ उसको प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट टर्म हटा दी, प्रोपोर्शनल लगा दिया। एफ ई मैक्सिमम का वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके 1/T के। देखो दो चीजें हैं, ई एम प्रोपोर्शनल है टी के और एफ ई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल है 1/T के। इसका मतलब एनर्जी का जो अधिकतम प्रायिक मान होता है वो तो ताप के समानुपाती होता है, लेकिन उसकी प्रायिकता का अधिकतम मान ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज समानुपाती होती है और एक चीज व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है चलो बताओ बात समझ आई या नहीं आई, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोलो। हाँ भाई बताओ जरा बात समझ आई या नहीं आई। चलो इसका मतलब अपने पास दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया ई एम इक्वल टू 1/2 के टी, ई एवरेज होता है 3/2 के टी। अपन आगे बात करते हैं। एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सुनो। निष्रण एवं आणविक पुंज, इसको बोलते हैं अपन इफ्यूजन। अभी आगे एक वर्ड और पढ़ेंगे अपन विसरण, वो अलग चीज है। इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर भी। देखो भाई इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, निस्सरण एक ऐसी विधि है जिसमें अपन क्या करते हैं, अगर मान लो किसी पात्र में उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या भरा हो, कोई पदार्थ भरा हो, उस पदार्थ के अपन क्या करते हैं और उस पात्र में एक छोटा सा छिद्र करके समांतर पुंज प्राप्त करते हैं, एक मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त करते हैं, एक आणविक पुंज प्राप्त करते हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि उस पदार्थ से आणविक पुंज प्राप्त करते समय पदार्थ की जो साम्य अवस्था है वो क्या नहीं होनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। साम्य अवस्था कैसी रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। सिंपल सी बात, अपन क्या करेंगे, किसी पदार्थ को उच्च ताप और उच्च दाब पर
किसी पात्र में कोई पदार्थ भरा होगा उच्च ताप और दाब की स्थिति में, ठीक है, और अपन उसको, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है पंपिंग प्रोसेस, अपन ने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था। उस पंपन प्रोसेस के द्वारा अपन उसको क्या करेंगे, पात्र की दीवार में छिद्र करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उसको बाहर निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि उस पदार्थ की साम्यावस्था क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो ऐसी विधि क्या कहलाती है, निसरण। मीन्स एक ऐसी विधि या फिर निसरण वह विधि है जिसमें उच्च ताप और उच्च दाब पर किसी पात्र में भरे हुए पदार्थ को पंपन प्रक्रिया से पात्र की दीवार में छिद्र करके बाहर निकाला जाए और पदार्थ की साम्यावस्था क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। जनरली ऐसा होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉक्स है, ये कोई पात्र है, उस पात्र में क्या भरा है, किसी पदार्थ की, जिस भी पदार्थ का आप लोग मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त करना चाहते हैं, आणविक पुंज मीन्स पदार्थ के अणुओं का पुंज, एक बीम प्राप्त करना चाहते हैं, उस पदार्थ की क्या है, ये बाष्प है। अपन क्या करते हैं, पात्र की दीवार में एक छोटा सा छिद्र होता है और यहां समांतरित स्लिट लगी रहती है, जैसे S1 S2 S3 S4, और ये पात्र की दीवार से समांतर स्लिटों के थ्रू क्या करता रहता है, बाहर निकलता रहता है, और हमें क्या मिल जाता है, एक मॉलिक्यूलर बीम, एक आणविक पुंज प्राप्त होता है, ठीक है। चलो जरा समझो। अच्छा देखो, वो एक और बात कहता है इसके बारे में, वो कहता है निसरण की प्रक्रिया में, ये जो निसरण की प्रोसेस होती है इसमें पात्र की दीवार में जो छिद्र है वो इतना बड़ा होता है कि कोई एक अणु इससे बाहर निकलने में जितना समय ले, उस समय में कोई दूसरा अणु यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब क्या है, निसरण की प्रक्रिया में पात्र की दीवार में छिद्र का आकार इतना होता है जिसमें एक अणु पात्र की दीवार को पार करने में जितना समय ले, उस समय में कोई अन्य अणु उस अणु के साथ टक्कर नहीं कर पाए, मीन्स उस अणु तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। कोई अन्य अणु उस अणु के साथ टक्कर नहीं कर पाए। तो सिंपल सी बात, वो कहता है अगर मान लो ऐसा हो। अच्छा देखो, एक तो ये जो बात लिखी ना हमने, एक अणु पात्र की दीवार को पार करने में जितना समय ले, उस समय में कोई अन्य अणु उसके साथ टक्कर नहीं कर पाए, इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पात्र के अणुओं के बीच, ये जो अणु हैं इनके बीच में जो दूरी है वो माध्य मुक्त पथ के बराबर है। भाई माध्य मुक्त पथ क्या होता है, एक अणु बिना टक्कर के जितना दूरी चल ले वो माध्य मुक्त पथ होता है। गैस में कोई भी अणु बिना टक्कर के जितना दूरी चल लेगा वो उसका क्या है, माध्य मुक्त पथ है, फ्री मीन पाथ है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, लैम्बडा है। अगर मान लो यदि पात्र में छिद्र का आकार डी हो, अपन मान लेते हैं कि जो हमारे पास पात्र है उसमें छिद्र का आकार क्या है, डी है, एवं
माध्य मुक्त पथ क्या है, लैम्बडा है। तब ये जो डी है ये ग्रेटर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, लैम्बडा से। और ये स्थिति क्या कहलाती है, इसको कहते हैं अपन निःसरण प्रतिबंध। ये विसरण नहीं है, निःसरण है। निःसरण की विधि का मतलब यह है कि उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या होना चाहिए, पंपन की प्रक्रिया होना चाहिए, पात्र की दीवार में छिद्र होना चाहिए। और वो छिद्र इस तरीके का होना चाहिए कि एक अणु पात्र की दीवार को पार करने में जितना समय लगाए उतने समय में कोई अन्य अणु उस अणु के साथ क्या नहीं कर पाए, टक्कर नहीं कर पाए। ठीक है, इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, माध्य मुक्त पथ के बराबर हो जाएगी। और उसका जो प्रतिबंध है, यदि पात्र में छिद्र का आकार डी है और माध्य मुक्त पथ क्या है उसका, लैम्बडा है, तो डी का वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, लैम्बडा से। जरा देखो फटाफट से ये बात, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, आगे की सारी बातें अपन कल करेंगे। हाँ, माध्य मुक्त पथ क्या है, अरे एक मिनट एक मिनट रुको रुको। माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है पात्र में, जैसे मान लो आपके पास कोई गैस भरी है या कोई बाष्प भरी है, वो तो सिंपल सी बात है। एक अणु दूसरे अणु से टक्कर के बिना जितनी दूरी तय कर लेगा वो उसका मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली मान लो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक यहां से यहां है, एक अणु चलता है साहब और सारे अणु ऐसे स्थिर रखे हैं, यहां गया फिर यहां गया फिर यहां गया। ये अणु जितना डिस्टेंस चला बिना टक्कर के, टक्कर नहीं करना चाहिए, वो उसका क्या कहलाएगा, मुक्त पथ कहलाएगा। ये अणु यहां से यहां तक जाएगा, इसके बीच में कोई टक्कर नहीं करेगा, ये इसका मुक्त पथ कहलाएगा। और अगर सबका माध्य निकालो तो वो माध्य मुक्त पथ। पढ़ेंगे आगे अपन माध्य मुक्त पथ के बारे में भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।